Calculate the time it takes to fall through this height. To fall through this height. ठीक है, और ब्रैकेट में इन्होंने दे रखा है स्मॉल g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिएगा, क्रिकेट बॉल है, उस क्रिकेट बॉल को ना फेंका नहीं जाता है, ड्रॉप कर दिया जाता है, ऊपर पकड़ा उसको और ऐसे ही छोड़ दिया, तो उसको नीचे ड्रॉप कर दिया जाता है। तो जब ड्रॉप हम कर रहे हैं तो हमने उसको ऊपर से नीचे जाने दिया, तो बॉल ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है, और ग्रेविटी भी नीचे की तरफ ही एक्ट करती है। व्हेन द बॉल इज ड्रॉप्ड और एनी ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड, तो तब मैं जी को हमेशा पॉजिटिव जी लेता हूँ, और जब ऊपर की तरफ उसको फेंकते हैं तो हमेशा उसको हम नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, तो अब आप ये देखिए कि इन्होंने हमसे, पहले तो ये देख लीजिए कि डेटा में हमको दे क्या क्या रखा है। अ क्रिकेट बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर्स, तो हाइट दे रखा है एक तो 20 मीटर्स, पहली चीज। दूसरा, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉल व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। जब बॉल ग्राउंड को हिट करती है तो उस टाइम उसकी स्पीड कितनी होगी, यानी कि जब उसको ड्रॉप करा जाता है ना, तो उसको हमने पकड़ा और ऐसे ही छोड़ दिया, तो इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड। और जब वो ऊपर से नीचे गिर रही है बॉल, तो मैं पॉजिटिव लूंगा उसको, जी को, तो ये हो गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वो ए पार्ट में पूछ रहे हैं कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉल व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, यानी कि वो v की वैल्यू पूछ रहे हैं। तो इससे बताइए मैं कौन सी इक्वेशन यूज करूं? फर्स्ट इक्वेशन। कौन सी? कौन सी? थर्ड लगेगी ना, क्योंकि अगर फर्स्ट इक्वेशन होती तो v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, उसमें t होता है, यहाँ पर t तो है नहीं, तो v u g और h, तो कौन सी इक्वेशन लगेगी? थर्ड इक्वेशन। तो हम कहेंगे बाय यूजिंग by using third equation of motion, v square is equal to u square plus 2gh। तो v square is equal to u कितना है 0 plus 2 into 10 into 20। v square is equal to 0 का स्क्वायर तो 0 हो गया, 2 into 10 into 20 कितना हो गया 400। ठीक है, तो v square is equal to 400 आ गया। अब v square is equal to 400, अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो इसको बोलेंगे स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड्स। वी स्क्वायर इज इक्वल टू 400 आ गया, तो स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड्स, तो जब वी स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो वी बचेगा, और 400 का स्क्वायर रूट इज 20, तो 20 मीटर पर सेकेंड। भाई 400 का स्क्वायर रूट तो 20 हो गया ना, 20 इंटू 20 क्या होता है 400। ठीक, अब जरा देखिए पार्ट बी, कैलकुलेट द टाइम इट टेक्स टू फॉल थ्रू दिस हाइट। ठीक, तो बी पार्ट में आप ये देखिएगा कि u की वैल्यू है 0 मीटर पर सेकेंड, v की वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर ली 20 मीटर पर सेकेंड, और a कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम निकालना है फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, g v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। अब v कितना है 20, u कितना है 0, g है 10 इंटू टी, तो 20 इज इक्वल टू 10 इंटू टी। 10 यहाँ मल्टीप्लाई जा रहा है, इधर जाकर डिवाइड में, तो 20 अपॉन 10 इज इक्वल टू टी, 10 टू जा 20, तो 2 इज इक्वल टू टी, मतलब t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। ठीक है जी, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं क्लियर है? अन्या, जानवी, यस सर। प्रिया, समझ गए? चलिए आगे चलता हूँ।
ओके ओके। उसके बाद अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। 4 में है, अ बॉल इज थ्रोन अप विद अ स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकंड। A ball is thrown up with a ball is thrown up with a speed of 15 मीटर पर सेकंड। बेटा 1 मिनट वेट करिए जरा सभी बच्चे। अभी वीडियो क्लियर है कुछ? अभी वीडियो Yes, क्लियर sir. दिखाई दे रही है? ठीक है यस सर। ठीक है ठीक एक्सक्यूज है मी ठीक सर। है। हाँ जी बोलिए। सर कल आप सर क्लास मॉर्निंग में कर सकते हो कि सर शाम को जाना है कहीं पे? बताओ भाई सब। सुबह मॉर्निंग में किस टाइम उठते हो? 11 बजे उठते हो? किस टाइम वापस आओगे? 11 से 12 खेलने जाओगे? अच्छा अच्छा अच्छा। 10:30 से 11:30, 11:30 से 12:30, 12:30 आ सकते हो? फिर ओके किस सर। टाइम? 10 से 11? इवनिंग में? सुबह आ ही नहीं सकते? अच्छा, किस टाइम आओगे बताओ? अच्छा ये सही है, ये सबसे ज्यादा ईमानदार यही है। 2 से 3। इवनिंग में किस टाइम? 7 बजे तक ही आ सकते हो? उससे पहले नहीं हो? हाँ हाँ नहीं आ सकते। तुम 12:30 में? 12:30 में क्या दिक्कत है? किस टाइम तक फ्री हो जाओगे? 2 बजे आ जाओ। सर एक काम 8 करते बजे? सर, मैं नहीं प्रेजेंट रहूंगा तो रिकॉर्डिंग 8 बजे भेजना। विहान को देखो, विहान के साथ क्या हो गया। हाँ जी हाँ जी चलिए, मैं देखता हूँ 10:30। तुम्हें जाना किस टाइम है? सर 7 बजे। हाँ 1 मिनट। तुम्हें तो वीडियो ही देखनी पड़ेगी कल, ठीक है? बेफिक्र जाओ आराम से, कोई नहीं। और सुबह 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 हाँ, अरे मैं टाइम दे चुका हूँ एक्चुअली, 12th वालों को टाइम दे चुका हूँ। तो वो टाइम 10:30 से 12:30 है। अब 10:30 से अगर पहले रखता हूँ तो वो बेचारा उठेगा कैसे, ये प्रॉब्लम है। उसने तो ईमानदारी से बोल दिया और भी बहुत हैं जो संडे को लेट उठते हैं। तुम्हारी बात अलग है भाई। उसको मैं पहले 7 बजे, कई बार मैंने इसको सुबह बुलाया, कुछ पुराना जो छूट गया था कराने के लिए, सुबह सुबह 7 बजे। तो वही डॉट 7 बजे या 7 बजे से भी 10-5 मिनट पहले ही आ जाता है। हाँ 1 बजे, 2 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, अरे सुबह के 2-2:30 बजे। सब 1 o'clock रख लो। 3 बजे रख लूं? 3 बजे, 3 तो चलेगा? 3 तो सबके लिए ठीक है। तुम तो वीडियो देखना, बाकी बच्चे बताओ। 3 बजे ठीक है? हाँ भाई ऑनलाइन वाले बता दो 3 बजे ठीक है? आन्या, जानवी, Yes, sir. यस सर। आन्या, आन्या, टिया, सोमिल, पार्थ बताइए। सर ठीक है। Yes, sir. यस सर। चलिए ठीक है। आन्या की आवाज नहीं आई उधर से। अच्छा 3 बजे का बोल रहा हूँ ना मैं। 2:30 चलेगा आन्या, बताओ? 2:30 चलो ठीक है।
230 करते हैं, ठीक है, 230 to 330। सभी को कंफर्टेबल है ना इसमें? लिख लेता हूँ यहाँ पर, कभी मैं भूल जाऊँ। 230 का। चलिए जी, अब यहाँ आगे कंटिन्यू करते हैं। अ बॉल इज थ्रोन अप विद अ स्पीड ऑफ with a speed of 15 meter per second, full stop, how high will it go before it begins to fall? How high will it go before it begins to fall? Before it begins to fall, और ब्रैकेट में दे रखा है g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्मॉल g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिएगा, अ बॉल इज थ्रोन अप विद अ स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकंड। एक बॉल को नीचे से ऊपर फेंका जाता है, तो g की वैल्यू जो 9.8 दे रखी है, वो 9.8 ना लेकर हम माइनस का 9.8 लेंगे, क्योंकि उसको नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, ठीक है। तो ये माइनस 9.8 होगा। अब इनिशियल वेलोसिटी, जितनी वेलोसिटी से हम उसको नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, वो हमारी u हो गई 15 मीटर पर सेकंड। वो बोल रहे हैं हाउ हाई विल इट गो बिफोर इट बिगिंस टू फॉल। वो गिरना कब शुरू करेगी बॉल? जब वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पर ऊपर पहुंच जाएगी, तब एक इंस्टेंट के लिए वो रुकेगी और फिर नीचे गिरना शुरू करेगी। तो इसका मतलब हमें ये मालूम है कि जब बॉल को नीचे से ऊपर फेंका गया है, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी इज गोइंग टू बिकम 0। अब देखिएगा, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकंड। क्योंकि अपवर्ड मोशन है, तो g की वैल्यू लेंगे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो भी माइनस का। हाउ हाई विल इट गो बिफोर इट बिगिंस टू फॉल? तो मुझे मालूम है कि वो जो टॉप मोस्ट हाइट है उसकी, उस पर तो पहुंचकर वो 1 सेकंड के लिए रुकेगी, फिर नीचे चलना शुरू करेगी। तो इसका मतलब वो हाइट मेरे को निकालना है, हाउ हाई विल इट गो, तो हाइट मेरे को निकालना है, और फाइनल वेलोसिटी इज गोइंग टू बिकम 0। पी जी यू एच, कौन सी इक्वेशन? थर्ड। थर्ड इक्वेशन, बिल्कुल सही। तो बाय यूजिंग by using third equation of motion, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलिए। सर ये जो 3 इक्वेशंस हैं, इसको हम इक्वेशंस ऑफ मोशन नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो तो अलग थी इक्वेशंस इक्वेशंस ऑफ ऑफ। मोशन ही बोल रहे हैं, वो इक्वेशंस ऑफ ग्रेविटेशनल मोशन बोलने की जरूरत नहीं है, इक्वेशन ऑफ मोशन ही बोलेंगे, ठीक है। ओके सर। हाँ, नहीं नहीं डेरिवेटिव्स फर्स्ट फर्स्ट चैप्टर में करा था ना, फर्स्ट चैप्टर में करा था, यहाँ उसकी जरूरत नहीं है। अभी देखिए v कितना है 0, तो 0 का स्क्वायर, और u कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 9.8 इंटू h। 0 इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर 225, और 2 इंटू 9.8 ये हो गया माइनस का 19.6 इंटू एच। माइनस 19.6 h, इसको इस तरफ ले आओ तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 19.6 h इज इक्वल टू 225। तो h कितना हो गया, 225 अपॉन 19.6। देखिएगा डिवाइड किस तरह से होगा। अगर ये पॉइंट गया तो ऊपर आ गया 0, ठीक है। अब करते हैं इसको डिवाइड।
ये है 2250, इसको डिवाइड करना है 196 से। 196 वन जा, तो 196 वन जा 196, पता है कि 196 लगभग लगभग 200 के आसपास है। अगर टू जा करूंगा तो 400 हो जाएगा, तो 225 से तो बहुत बड़ा हो गया, समझ रहे? तो 196 वन जा 15 माइनस 6 कितना हो गया 9, और यहाँ क्या बचेगा फिर 1 बचा, या ओवरऑल ही देख लो 21 बचा भाई, इधर 1 बचा तो 21 माइनस 19 क्या हो गया 2, तो 29 हो गया। इसके आगे एक जीरो लगा दिया। 196 टू सा अगर मैं करूंगा तो भी बहुत बड़ी टर्म आएगी, 300 से तो ज्यादा ही आएगी। तो फिर से 196 वन जा, तो फिर से 196 हो गया। अब कितना बचेगा, 10 माइनस 6 हो गया 4, और इधर बचा 8, और 18 माइनस 9 हो गया 9, और 1 माइनस 1 0 हो गया 94। फिर पॉइंट लगाकर 0, तो 940। 940 196 को मैं नहीं 4 से करेंगे, 4 से नहीं नहीं 4 से तो नहीं भाई, अगर 200 भी होता बड़ा होता तो 2 4 जा 800 हो जाता। 11 पॉइंट, सुनो तो सही, 4, और अगर 5 से करूंगा तो बड़ा हो जाएगा ना, शायद बड़ा हो जाएगा, देखते हैं एक बार। 5 6 जा 30, 5 6 जा 30, 5 9 जा 45, और 3 48, 8 हो गया 980, बड़ा आ रहा है, 4 से ही करेंगे। 4 6 जा 36, 4 9 जा, सॉरी क्या कर रहा हूँ, 4 6 जा 24, 2 कैरी आ गया, 4 9 जा 36 और 2 38, 3 कैरी आ गया, 4 1 जा 4 और 3 7 784। सब्ट्रैक्ट करिए। ये 10 माइनस 4 हो गया 6, और इधर बचा 3, 13 माइनस 8 हो गया 5, और 8 माइनस 7 हो गया 1 156। एक जीरो लगाया, तो 8 जा कर लो, 8 जा नहीं होगा, बहुत बड़ा हो जाएगा क्या? सर 7 जा। चलो 7 जा कर लो, तो 2 सॉरी 7 6 जा 42, 7 9 जा 63, और 4 67, 6 कैरी, 7 1 जा 7, और 6 13। ठीक है, अब छोड़ो आगे 11.47, तो हाइट हमारी अप्रोक्सीमेटली होगी 11.47 मीटर। बिल्कुल ठीक है, बताइए जी, सभी को क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, यस सर। चलिए जी। अब जैसे मान लीजिए हमसे कोई भी हम ये पूछता है कि भाई आप अपना वेट बताइए, और हम अपना वेट बता देते हैं कुछ भी, 50 किलोग्राम, 60 किलोग्राम, 70 किलोग्राम, जो भी हमारा वेट है। अब क्या करेंगे, जानवी समझ में आ गया ये? जानवी क्लियर है ये, बताओ। ओके, माइक काम नहीं कर रहा है लगता है आज। चलो, तो अब आप ये देखिए, जैसे मान लीजिए हमसे कोई वेट पूछता है, तो हम अपना वेट बताते हैं कि इतना किलोग्राम, इतना किलोग्राम, ये हम अपना वेट बताते हैं। अब एक चीज याद रखिएगा कि जब भी हमसे वेट पूछा जाता है और हम किलोग्राम में बताते हैं, वो एक्चुअल में हमारा वेट नहीं होता, वो हमारा मास होता है। और जो वेट है, वेट क्या होता है कि जब मास को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब जो चीज निकल के आती है उसको हम वेट बोलते हैं। तो वेट की यूनिट कभी भी किलोग्राम में नहीं होती, मास की यूनिट तो होती है वो किलोग्राम में। और वेट इज लाइक अ फोर्स, और फोर्स की यूनिट इज ऑलवेज न्यूटन, तो वो न्यूटन में होता है। तो अब आप अगला जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि मास क्या होता है और वेट क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक नोट करें, मास। mass. The mass of a body is the quantity of matter the mass of a body is the quantity of matter or material contained in it
is the quantity of matter or material contained in it. ऐसा यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम. ऐसा यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम केजी. और नेक्स्ट नोट करेंगे, मास इज अ स्केलर क्वांटिटी. ब्रैकेट में लिख लीजिए, इट हैज only magnitude and no direction. It has only magnitude and no direction. मास जो है वो स्केलर क्वांटिटी होती है. ऐसा तो नहीं है कि मैं नॉर्थ की डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो मेरा मास कुछ और हो गया, साउथ की डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो कुछ और, है ना. हमेशा ये इसका एक मैग्नीट्यूड होता है और मास की कोई डायरेक्शन नहीं होती. जैसे हम वेलोसिटी बोलते हैं तो वेलोसिटी की एक डायरेक्शन होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है. 25 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स साउथ. तो हमने बोला कि 25 मीटर पर सेकंड तो उसकी स्पीड हो गई और उसके साथ साथ डायरेक्शन दे रखी है. तो डायरेक्शन दे रखी है साउथ की तरफ. तो जब भी कभी स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन भी दे रखी होती है तो हम बोल देते हैं कि फिर वो वेलोसिटी हो गई. और ऐसी टर्म को ही हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, जिसकी डायरेक्शन भी होती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो हम फोर्स की बात करें तो फोर्स क्या होता है, हमने हो सकता है किसी पर अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो उसको हम धक्का दे रहे हैं, यानी कि पुश कर रहे हैं. ठीक, किसी पर हम फोर्स लगा रहे हैं तो हो सकता है हम उसको खींच रहे हैं. तो फोर्स इज अ पुश और अ पुल. या तो पुश करते हैं तो उसको फोर्स बोलते हैं, पुल करते हैं तो उसको भी हम फोर्स बोलते हैं. तो आप ये देखिएगा कि फोर्स की तो डायरेक्शन है, पुश कर रहे हैं. अगर मान लो मैं साउथ में खड़ा हुआ हूँ तो मैं पुश कर रहा हूँ, तो मैं किसी को नॉर्थ की तरफ धकेल रहा हूँ. और अगर मैं साउथ में खड़ा हुआ हूँ और किसी को पुल कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं उसको अपनी तरफ, यानी कि मैं साउथ में हूँ तो मैं साउथ की तरफ खींच रहा हूँ. तो इसका मतलब क्या होता है कि हम पुश करें या पुल करें तो वो दैट इज कॉल्ड फोर्स, उसको हम फोर्स बोलते हैं. और पुशिंग की और पुलिंग की एक डायरेक्शन होती है, इस वजह से फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, मैं फोर्स ही क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप अभी समझ जाएंगे 1 मिनट में. देखिए, मास जो है, मास इज अ स्केलर क्वांटिटी. मास कभी भी चेंज नहीं हो सकता किसी भी बॉडी का, और किसी भी डायरेक्शन में जाइए सेम रहेगा मास. अगला नोट करें, मास ऑफ अ बॉडी is constant and does not change from place to place. Is constant and does not change from mass of a body is constant and does not change from place to place. ठीक है, मास कांस्टेंट है. मैं 70 किलोग्राम का हूं तो मैं यहाँ पर भी 70 किलोग्राम का हूं, और मैं किसी और फ्लोर पर चला जाऊं वहां पर भी 70 किलोग्राम. हम किसी और प्लेनेट पर चले जाएं तो वहां पर भी हमारा मास उतना ही रहेगा. क्योंकि मास डिपेंड करता है किस चीज पर, मास इस चीज पर डिपेंड करता है कि हमारी कोई भी जो बॉडी है, जिस बॉडी का मास की बात कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर कितना मैटर कंटेन्ड है. कितना मैटर है, आपने देखा होगा जो पतले दुबले से लोग होते हैं बिल्कुल हड्डी हड्डी से, उनका मास ही नहीं होता कुछ. उनका मास क्यों नहीं है, उनके अंदर कुछ है ही नहीं, मैटर ही नहीं है. तो मैटर ही नहीं है तो इसका मतलब क्या है, हल्के फुल्के होंगे. जिनके अंदर मैटर ही मैटर है, मतलब खूब मोटे हैं, तो उनका वजन जो है उसी हिसाब से ज्यादा होता है. समझ रहे हैं कि नहीं. तो इसी तरीके से हम ये कहेंगे कि इट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी, उसको तो हम मास बोलते हैं. मास की यूनिट किलोग्राम होती है, और मास जो है मास कांस्टेंट होता है. आप किसी भी प्लेनेट पर चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, मास चेंज नहीं होता किसी भी बॉडी का. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक नोट करेंगे, मास के बाद वेट. तो आज हमें ये देखना है कि जो हम बचपन से अब तक वेट 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 करते आ रहे हैं कि हमारा वेट कितना है. कुछ बच्चों का वेट बड़ा कम होता है, उनके पेरेंट्स कहते हैं भाई थोड़ा खाया पिया करो आपका वेट बढ़ेगा. कुछ का वेट ज्यादा होता है, उनके पेरेंट्स कहते हैं थोड़ा खेला कूदा करो वेट कम होगा,
है ना। तो ये जो वेट है ये वो वेट नहीं होता एक्चुअली, वो मास होता है। ठीक है ना, हम कॉमन लैंग्वेज में उसको वेट बोल देते हैं, लेकिन होता वो मास है। किलोग्राम में जो क्वांटिटी होती है उसको मास बोलते हैं। तो नोट करें, वेट में द वेट ऑफ अ बॉडी इज द फोर्स the weight of a body is the force with which it is attracted towards the center of the earth, with which it is attracted towards with which it is attracted towards the सेंटर ऑफ द अर्थ। तो जब हम बोलते हैं कि अर्थ किसी भी बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है, अर्थ किसी भी बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है, तो वो जो अट्रैक्ट करती है वो कहाँ तक करती है, वो अपने सेंटर तक उसको अट्रैक्ट करती है। तो वो जो अट्रैक्शन होता है, जो फोर्स होता है, जिस जिस फोर्स की वजह से किसी बॉडी को अट्रैक्ट किया जाता है, उस फोर्स को ही वेट बोल देते हैं। ठीक, तो अब आगे नोट करें आप लिखिएगा, वी नो दैट फोर्स इज इक्वल टू mass into acceleration, we know that force is equal to mass into acceleration, and when a body gets attracted by earth, then this acceleration is called acceleration due to gravity, that is small g. So for a body of mass m, for a body of mass m, this force of gravity is F is equal to m into g। भाई मास की जगह m हो गया और एक्सेलरेशन की जगह क्या हो गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, this force is called weight। दिस फोर्स इज कॉल्ड वेट। यही जो डाउनवर्ड एक्टिंग फोर्स होता है किसी भी बॉडी पर, उसी को हम वेट बोल देते हैं। तो W इज इक्वल टू m इंटू जी, इसी को वेट बोल देते हैं। ब्रैकेट में लिख लीजिए W। m इंटू जी कहो या नॉर्मली mg बोल दो। W इज इक्वल टू mg। ठीक है, just like force, SI unit
जस्ट लाइक फोर्स, ऐसा यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन, एन, कैपिटल एन, ऐसा यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन। ठीक है, नेक्स्ट नोट करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट इसी में, वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी weight is a vector quantity because it has a direction। वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसकी डायरेक्शन है, हमें पता है ना वेट कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा, नीचे की तरफ ही उसकी डायरेक्शन होती है, तो वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, हम अगर खड़े रहते हैं तो सारा का सारा जो हमारी बॉडी का जो मास है वो कहाँ पर आ जाता है, हमारे जो पैर हैं, जो फुट जो हमारे हैं, तो खड़े रहते हैं तो थोड़ी देर बाद कहीं ऐसा तो नहीं होता कि मैं अपने हाथों को या पेट को या कंधों को हिलाने लगूं या सर को हिलाने लगूं, सर में थोड़ी होगा दर्द। बहुत देर तक अगर हम खड़े हुए तो हमारे पैरों में ही दर्द होता है। क्यों? क्योंकि सारा का सारा जो वजन है, सारा का सारा जो वेट मास जो है, उसका जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अर्थ मेरे को लगातार नीचे की तरफ खींच रही है। तो अगर हम लगातार खड़े रहेंगे तो हमारे पैरों में दर्द होगा, लगातार हम बैठे रहते हैं तो हमारे हिप्स में दर्द हो जाता है। तो सीधी सी बात है कि जो वेट है वो वेट लगता ही नीचे की तरफ है, डायरेक्शन उसकी नीचे की तरफ होती है। तो जब नीचे की तरफ डायरेक्शन है तो इसका मतलब उसकी डायरेक्शन है ना, तो जब उसकी डायरेक्शन है तो फिर वो वेक्टर क्वांटिटी है। जिस चीज की भी डायरेक्शन होगी वो वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक है, तो अब से डायरेक्शन लेस बनकर मत घूमना, लाइफ में डायरेक्शन का होना भी जरूरी है, समझ गए? अब नोट करें, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून। किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हम वेट निकालेंगे और मून पर निकालेंगे तो वो कैसे निकलेगा, हेडिंग डालें, इंपॉर्टेंट है ये। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन weight of an object on moon. The weight of an object on moon is about 1/6 of is about 1/6 1/6, इसको 1/6 बोल देते हैं, 1/6 of its weight ऑन अर्थ। 1/6 ऑफ इट्स वेट ऑन अर्थ का मतलब क्या है? अगर मान लीजिए किसी बॉडी का वेट अर्थ पर 60 न्यूटन है, 60 न्यूटन, वेट हमेशा न्यूटन में होगा, किलोग्राम में नहीं होगा। अगर किसी भी बॉडी का वेट अर्थ पर 60 न्यूटन है और अगर हम उसको मून पर ले जाते हैं तो मून पर उसका वेट कितना हो जाएगा, 1/6 ऑफ 60, यानी कि 1/6 मल्टीप्लाई बाई 60, 6 10 60, यानी कि 10 न्यूटन हो जाएगा। 1/6 इंटू 60 करके देखिए तो 10 ही आ रहा है ना। तो उसका वजन जो है वो जो अर्थ पर वजन था उसके कंपैरिजन में उसका जो वेट है वो 1/6 रह जाता है। इसका प्रूफ, ठीक, इसका प्रूफ नोट करें। हम ये कहेंगे, सपोज बॉडी ऑफ मास m, सपोज
a body of mass m, small m, is taken to moon. एक बॉडी है जिसका मास m है, उसको हम चांद पर ले जाते हैं. Let its weight on moon be Wm. Let its weight on moon be capital W और सबस्क्रिप्ट में स्मॉल m, Wm. Let capital M mass of moon, capital R radius of moon. Then by universal law of gravitation, weight ब्रैकेट में लिखिए और फोर्स ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ऑन मून विल बी क्या होता है, कैपिटल जी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर. ठीक है. अब बड़ी बॉडी क्या है यहाँ पर मून, और छोटी बॉडी क्या है, वो ऑब्जेक्ट जिसका मास हमने स्मॉल m लिया है. तो और जो फोर्स है वो क्या है, वो वेट है. तो उस वेट को हमने बोल दिया क्या, Wm. ये उस फोर्स को हमने Wm बोल दिया. समझ रहे हैं. ये क्या हो जाएगा, देखिए Wm इज जस्ट लाइक फोर्स. फोर्स क्या होता है, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर. कैपिटल जी m1 की जगह क्या है, कैपिटल M, m2 की जगह क्या है, स्मॉल m, और रेडियस ऑफ मून क्या है, कैपिटल R स्क्वायर. इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1. समझ गए. ठीक. मैंने जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर ही करा है बस. उसके बाद आपको क्या करना है आगे. We know that mass of Earth is about 100 times that of Moon. Mass of Earth is about 100 times that of Moon. ये हम जानते हैं कि अर्थ का मास जो है वो मून के कंपैरिजन में लगभग 100 टाइम्स ज्यादा होता है. तो मास ऑफ अर्थ ME इज इक्वल टू 100 टाइम्स मास ऑफ मून. तो अगर मास ऑफ अर्थ यानी कि ME बोल दूं अगर मैं उसको, M सब्सक्रिप्ट में स्मॉल ई फॉर अर्थ, तो वो 100 टाइम्स ऑफ मून इसके बराबर है. समझ गए. ठीक. इसको बोला मैंने इक्वेशन नंबर 2. एंड radius of earth is 4 times that of moon. Radius of earth is about 4 times that of moon. ठीक है. अब देखिएगा इसमें ना बिल्कुल भी ये सोचने की जरूरत नहीं है कि ये कहाँ से आया, क्योंकि ये चीज मैंने आपको बताई ही नहीं है. ये मैं पहली बार बता रहा हूँ आपको कि जो अर्थ का मास है वो मून के कंपैरिजन में 100 गुना ज्यादा होता है, 100 टाइम्स होता है उसका. ठीक है. अर्थ का जो रेडियस है वो मून के कंपैरिजन में 4 टाइम्स होता है. ठीक. तो इसी तरीके से हम रेडियस ऑफ अर्थ बोलेंगे, रेडियस ऑफ अर्थ को बोल देंगे कैपिटल R. ये हो जाएगा 4 टाइम्स रेडियस ऑफ मून. तो ये दो चीजें आपको बस याद रखनी है, ये वाली और ये वाली आपको याद रखनी है. ठीक है.
बाकी आप प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि डेरिवेशन इसका भी है पर अपने सिलेबस में नहीं है, तो मैंने आपको बताया भी नहीं, बस यहाँ इसकी जरूरत हमको पड़ेगी। ये चीज पूछी जाती है कि आप प्रूव करके दिखाइए किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट मून पर अर्थ के कंपैरिजन में 1/6 होता है। ठीक है, तो देखिएगा, therefore weight of the same object on earth will be जैसे मास और वेट ऑन मून को WM बोला, तो वेट ऑन अर्थ को बोलेंगे WE। WE इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कैपिटल G। अब यहाँ पर कैपिटल M क्या लिया था, मास ऑफ मून, तो जब मैं अर्थ की बात कर रहा हूँ तो मास ऑफ अर्थ लूंगा ना, हाँ, तो ME। ठीक है, यहाँ पर स्मॉल m ऑब्जेक्ट का मास था, वो यूनिवर्सली कांस्टेंट है। ऑब्जेक्ट को आप पहले चांद पर लेकर गए, फिर वापस अर्थ पर लेकर आ गए, तो जब अर्थ पर लेकर आएंगे तो अर्थ पर भी उसका मास m ही रहेगा, मास इज नॉट गोइंग टू चेंज, तो स्मॉल m ही होगा मास। तो अपॉन, अब लेंगे, अब रेडियस ऑफ अर्थ लेंगे क्योंकि अब हम अर्थ की बात कर रहे हैं, तो RE का स्क्वायर, ये हो गया। तो WE इज इक्वल टू कैपिटल G इज गोइंग टू बी द सेम, और ME की जगह क्या आ जाएगा, 100M, और स्मॉल m तो अपनी जगह था ही, और RE इज इक्वल टू 4R है, तो इसका मतलब ये डिनोमिनेटर में क्या हो गया बेटा, 4R का स्क्वायर। इसके बाद इस तरफ आ रहा हूं मैं, तो WE इज इक्वल टू कैपिटल G, बल्कि यहाँ पर 100 है ना, इस 100 को बिल्कुल मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो किसी भी टर्म को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो शुरू में भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन ही तो है, आगे पीछे कहीं भी लिखो, तो 100 पहले लिख लिया, कैपिटल G, कैपिटल M, स्मॉल m, अपॉन में 4R का होल स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, और R का स्क्वायर R स्क्वायर, 4 4 ज़ा 16, 4 25 ज़ा 100। हाँ बोलो, नहीं जैसे 4 है ना, तो 4 का स्क्वायर तो 16 हो गया, और R का स्क्वायर R स्क्वायर हो गया, 16 R स्क्वायर। अब 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 4 4 ज़ा 16, 4 25 ज़ा इतना हो गया। अब 4 6 ज़ा 24, ठीक है, डिवाइड कर रहा हूँ, 4 6 ज़ा 24, 25 माइनस 24 कितना हो गया, 1, 1 के आगे 0 लगाएंगे तो 10 बन जाएगा, 4 2 ज़ा 8, 10 माइनस 8 हो गया 2, 2 के आगे 0 लगाया 20, 4 5 ज़ा 20, तो ये WE इज इक्वल टू हो गया 6.25। अब ये नीचे से सब कुछ खत्म हुआ तो क्या बचा, कैपिटल G, कैपिटल M, स्मॉल m, अपॉन R स्क्वायर। ये वैल्यू किसके बराबर है, कैपिटल G, कैपिटल M, स्मॉल m, अपॉन R स्क्वायर, ये किसके बराबर है, WM के बराबर। सिक्स 6.25 इंटू WM, ठीक है, पलट कर लिख लो, WM मल्टीप्लाइड बाई 6.25 इज इक्वल टू WE। 6.25 को इधर ले जाओ, इज इक्वल टू 1 अपॉन 6.25 मल्टीप्लाइड बाई WE। ये समझ में आया कि नहीं, देखो ये 6.25 यहाँ WM के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ इसके डिनोमिनेटर में ही तो चला जाएगा, तो मैंने इसको लिख दिया 1 अपॉन 6.25 इंटू WE, ये लिख दिया। अच्छा 6.25 को, क्योंकि अर्थ और मून यहाँ पर वेट निकालना है तो बहुत बड़ी बड़ी टर्म्स हैं, तो यहाँ पर ये छोटी सी वैल्यू 0.25 है, इसको इग्नोर करा जा सकता है। हम ये कह सकते हैं 6.25 लगभग लगभग 6 के बराबर है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 6। तो WM
इज इक्वल टू 1/6.25 ना लिखकर 1/6 ही लिख दिया, 1/6 WE। यही चीज प्रूव करनी थी कि वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन मून इज इक्वल टू 1/6 द वेट ऑफ दैट सेम बॉडी ऑन अर्थ, 1/6 इंटू WE। यही चीज प्रूव करनी थी। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. यस सर। चलिए जी, आज इतना ही करते हैं, फिर कल आपकी क्लास 2:30 पर होगी, ठीक है? आज इतना ही, चलिए जी, ओके Okay, sir. थैंक यू सर। ओके। Thank you, sir. हाँ जी, ये वाला हम दोबारा बताते हैं। जैसे मान लो एक बॉडी थी, उसका मास था स्मॉल m, उसको मून पर लेकर गए, तो मून एक बड़ी बॉडी है, तो बड़ी बॉडी ही छोटी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो मून का मास कैपिटल M, मून का रेडियस कैपिटल R। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता है Gmm/r², Gm1m2/r²। ये तो समझ में आ गया होगा, है ना? ये तो रूल है, फॉर्मूला है। अब मैंने क्या करा कि अब हम ये कहते हैं कि अगर उसी बॉडी को अगर अर्थ पर ले जाया जाए तो अर्थ पर उसका वेट कितना होगा? वेट यानी कि फोर्स है ना? तो फोर्स वाला ही फॉर्मूला है ये सेम। तो हमने क्या करा, WE इज इक्वल टू G, जैसे यहाँ पर कैपिटल M क्या था, मास ऑफ मून, यहाँ पर ले लिया ME यानी कि मास ऑफ अर्थ। स्मॉल m ऑब्जेक्ट का मास, क्योंकि ऑब्जेक्ट का जो मास है वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो सेम है ना, तो उसका मास भी सेम ही होगा। अपॉन R की जगह क्या हो गया, अब मैं अर्थ पर ले आया तो रेडियस ऑफ अर्थ, तो RE का स्क्वायर। अब जो ME है, ये ME होता है 100 m के बराबर, 100 टाइम्स मास ऑफ मून, उसके बराबर। तो ME की जगह मैंने 100 m लिख दिया, स्मॉल m तो स्मॉल m है ही, और डिनोमिनेटर में RE है तो RE की जगह मैंने 4R लिख दिया, 4 इंटू रेडियस ऑफ मून। 4R का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, और R का स्क्वायर क्या हो जाएगा R²। और फिर जब इसको डिवाइड करा तो ऊपर 6.25 आ गया, 6.25 अलग, Gmm/r² क्या हो गया, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून। फिर इसको पलट कर लिख दिया, WM इंटू 6.25 इधर इज इक्वल टू WE। फिर 6.25 को नीचे लेगा, 6.25 को अप्रोक्सीमेटली हमने 6 बोल दिया, ये साइन अप्रोक्सीमेशन का होता है। 6.25 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 6, 1/6 वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। ठीक है, याद रहेगा? हाँ, चलिए जी, ये डेरिवेशन पूछा जाता है कल आपकी 2:30 पर क्लास, ठीक है? चलिए जी, ओके। हाँ जी, बताइए। ओके ओके। सर मेरा मंडे को मैथ का एग्जाम है, तो मुझे कुछ डाउट्स थे लीनियर इक्वेशंस, ट्रायंगल्स और नंबर सिस्टम में। अच्छा अच्छा, तो कल बता दूं और इकट्ठे कर लो डाउट्स, ओके कल बता सर। दूंगा। ठीक ओके है, सर, चलिए, ओके थैंक यू सर। ओके। नहीं, दोबारा बताओ क्या चीज? अच्छा अच्छा, पुराना चैप्टर, हाँ वो मेरी बात हुई थी तुम्हारी मम्मी से, मैं करवा दूंगा, कल बुला देता हूँ एटम्स। ठीक है ठीक है, मैं देखता हूँ, मतलब थ्रू आउट द डे घर पर ही हो ना कल? और जा कब रहे हो? 24 को? 24 से कब तक? 28 तक, और 2 तारीख को एग्जाम है। ठीक है, मैं कल देखता हूँ। ठीक है, ओके।